दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि डाउन टू अर्थ एक इंपॉर्टेंट मैगजीन है इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए। तो यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं डाउन टू अर्थ मैगजीन की समरी। मैच 30 से 40 मिनट में हम इस पूरी मैगजीन को कवर करेंगे। इसके बाद आपको इस मैगजीन को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके कई क्वेश्चन आते हैं जो प्रीलिम्स में यूज हो सकते हैं, कई पोर्शंस डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो। कुछ एक पार्ट ऐसे होंगे जो आपको मेंस में हेल्प करेंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहां पर बात की गई है, जो आपकी यूक्रेन और इसके रशिया के बीच में वॉर चल रही है उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसके बारे में बात की गई है। साथ के साथ जो आप ट्राइबल पॉपुलेशन को देखते हैं, सोसाइटल एस्पेक्ट की बात करें तो क्यों उनका जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, क्यों वहां पर ये देखने को मिलता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन एक यंग एज पे मर जाती है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है ये मैगजीन। तो आप कोशिश करना कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना या वीडियो के एंड में इसके नोट्स बना लेना। अब इन 3 प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको हल्का सा बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। आपने ज्वाइन करना हो तो आप उसका डिसीजन खुद ले सकते हैं। जैसे ये है हमारा मेंस का क्रैश कोर्स, ये 60 डे का एक प्लान आपको शेड्यूल मिलेगा। यहां पर मात्र 200 घंटे में आपका पूरा सिलेबस जो है मेंस से रिलेटेड वो कवर करवाया जाएगा। साथ के साथ यहां पर लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और इसके अलावा यहां पर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी सिलेबस की, जहां पर करंट अफेयर्स, स्टैटिक सब पार्ट को मर्ज करके एक साथ आपको पढ़ाया जाएगा। सिस्टमैटिकली एक वेल फ्रेम्ड मैनर में आपका सिलेबस यहां पर कवर करवाया जाएगा और आपको काफी सारे मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी यहां पे। और मान लीजिए अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लान, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी काफी अच्छे लेवल तक हो चुकी है और उन्हें चाहिए मात्र एक ऐसी टेस्ट सीरीज या डेली प्रैक्टिस सीरीज। तो उनके लिए है ये 60 डे रिग्रेस प्रोग्राम, जहां पर आप आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। 1 घंटे में आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने आंसर्स को सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे आपके डाउट जो क्लियरिंग सेशन होंगे वो होंगे जूम के ऊपर। साथ के साथ आपको 8 वीकली फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिन्हें इवेलुएट किया जाएगा। इसके अलावा 5 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे यहां पर जिसे इवेलुएट किया जाएगा और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिकॉज इनसे आपको यह पता लग जाएगा कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक, और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ के साथ इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कंक्लूजन में प्रॉब्लम आ रही है, या बॉडी पार्ट में, या पॉइंट आपके अच्छे नहीं है, या किस तरह से आंसर की प्रेजेंटेशन करनी है, उन सभी प्रॉब्लम का हल आपको यहां पर मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास एस्से राइटिंग का एक अलग से प्रोग्राम भी है। यहां पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ एस्से में प्रॉब्लम है, उनके बाकी सभी चीजों में उनको लगता है कि उनके ठीक ठाक मार्क्स आ सकते हैं। तो यहां पर उनके लिए एस्से राइटिंग प्रैक्टिस एक सेशन है। यहां पर 10 आवर की आपकी क्लासरूम होगी और इसमें आपको कैसे एक एस्से को अप्रोच करना है एक होलिस्टिक मैनर में उसे बताया जाएगा। साथ के साथ यहां पर आपके 6 टेस्ट होंगे इन टोटल जिनकी इवैल्यूएशन होगी और यहां पर आपको एक डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा, जिसके तहत मेंटर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए किस तरह से एस्से की अप्रोच करनी चाहिए आपको और आने वाले एग्जाम में आप किस तरह बेटर कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, अब पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, दैट इज रिलेटेड टू साइबेरिया के एक रीजन के बारे में जहां पर आपको फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रहा है। देखिए आपको ये सी ऑफ कारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सी ऑफ कारा के जस्ट नीचे यहाँ पर ये साइबेरिया वाला पार्ट है जहां पर आपको रिसेंटली फॉरेस्ट फायर देखने को मिला था। अब इस फॉरेस्ट फायर के कारण ये पार्ट काफी न्यूज में रहा है। आप यहां पर जो रीजंस इन्होंने मार्क किए हैं उसको याद कर सकते हैं K3Z के नाम से, बिकॉज इनकी प्रोनाउंसिएशन काफी मुश्किल है। कराई वाला पार्ट है ये, ठीक है जी। तो यहां पर कराई कराई जहां पर कॉमन दिख रहा हो आप उसको याद रख सकते हैं। तो K3ZY ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है। मैप पे एक बार इसकी लोकेशन मार्क कर लेना। मैं आपको ये कहूंगा कि जो भी आप करंट अफेयर में देखते हैं, जो भी मतलब प्लेसेस इन न्यूज देखते हैं, उन्हें मैप के ऊपर जरूर से ड्रॉ करें। साथ के साथ सेकंड इंपॉर्टेंट आपकी प्लेस जो न्यूज में रही है दैट इज नामीबिया। अब यहां पर आपको ब्राउन लोकस्ट देखने को मिलता है जिसकी वजह से इस एरिया में बहुत सी फसलों को नुकसान पहुंचा है और ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से आपका ये एरिया न्यूज में रहा है। हो सकता है यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग करके कुछ ऐसा आर्टिकल दे दे, लाइक क्वेश्चन दे दे, जहां पर आपसे ये कहा जाए कि दिस प्लेस वाज इन न्यूज और यहां पर ये किस वजह से थी। तो मैच द फॉलोइंग में उनमें से एक होगा कि ब्राउन लोकस्ट और आपका ये नामीबिया वाला पार्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एरिया जो आपको याद रखना है वेनेतु वाला पार्ट। वेनेतु एक छोटा सा आइलैंड है
जो आपको ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। अब ये आपका न्यूजीलैंड है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और इस पार्ट में यहाँ पर आपको वेनेतु देखने को मिल रहा है, और ये है फिजी आइलैंड आपका। अब यहाँ पर ये याद रखना कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, बिकॉज यूपीएससी अक्सर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस आइलैंड, मतलब कंसीडर द फॉलोइंग आइलैंड, और ये कौन से ओशन में लोकेटेड है। तो आपको वेनेतु दे दिया, पैसिफिक ओशन याद रखना, क्योंकि ये न्यूज में रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो आपको याद रखना है, ये आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। ये एरिया नीला सा दिख रहा है आपको। अब यहां पर आपको ब्राजील दिख रहा है, बोलिविया दिख रहा है, पेरेग्वे दिख रहा है। अब इसके बीच में ये जो एरिया है, ये है पेंतनाला। अब ये पेंतनाला आपका एक वेटलैंड है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड है आपका, कहां का, पूरे वर्ल्ड का। अब इस एरिया को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि इस एरिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेंतनाला वाज रिसेंटली इन न्यूज, क्या है ये, तो आपको याद रखना ये वेटलैंड है जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। नाउ लेट अस कंसीडर सम आर्टिकल्स जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, प्रिकली पोजर। अब व्हाट इज प्रिकली पोजर, इस आर्टिकल में क्या डिफाइन है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने बहुत सी बात की थी कि हम कैसे क्लाइमेट, या आप ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर या अर्थ को बचाने की कोशिश करेंगे। बट एक्चुअल में लास्ट 50 ईयर्स में हमने इतने ज़्यादा कंक्रीट एफर्ट्स ही नहीं लिए। तो दैट्स वाई बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, और उसके अलावा पोल्यूशन तो एक मेजर कारण है ही, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अब इस आर्टिकल में कहा जाता है कि रिसेंट टाइम में भी आपको एक ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है जहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, रिसेंट टाइम में मार्च के बाद से एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो गया। अब यहाँ पर कुछ एक कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से ये आपका टेम्परेचर राइज हुआ। जैसे आपका जो ला नीना है, इसका प्रोलॉन्ग होना, मतलब लंबा खिंचना, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इंडियन पार्ट में जो गर्मी देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साथ के साथ यहाँ पर आपको याद रखना है कि पैसिफिक ओशन में जो करंट्स का बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ला नीना इंक्रीज हुआ। और इसी की वजह से, क्योंकि ये डायरेक्टली मानसून से आप रिलेट कर सकते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर इसका डीप इंपैक्ट पड़ रहा है इंडियन क्लाइमेट के ऊपर भी। साथ के साथ थर्ड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कही गई है कि जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से इंडिया में विंटर रेनफॉल आता है, अब ये यहां पर इसके पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिले, और इस पैटर्न के चेंजेस की वजह से आप ये देखते हैं कि इंडिया में बारिश नहीं हुई विंटर में, और यही एक कारण बना जिसकी वजह से इंडिया में इस बार गर्मी जल्दी आ गई। साथ के साथ आपको आर्टिक जेट स्ट्रीम के बारे में याद रखना है कि उसमें भी कुछ पैटर्न में चेंज आए जिसकी वजह से इंडिया में गर्मी बढ़ गई है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली, एक रिपोर्ट आई थी यहाँ पर, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021। ये रिपोर्ट पब्लिश की थी आपकी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, और इन्होंने कहा था कि 4 मेजर इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे आप क्लाइमेट चेंज को काउंट कर सकते हैं। अब पहला यहाँ पर इंडिकेटर इन्होंने बताया कि भैया ग्रीन हाउस गैस के एमिशन लेवल को देखिए आप, ये इंक्रीज हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस। अगर हम बात करें 1970 के आसपास आपको अराउंड एंड अराउंड 200 के आसपास कार्बन की वो देखने को मिलती थी पार्ट पर मिलियन एटमॉस्फेयर के अंदर। बट अभी अगर हम बात करें 2021-22 की, तो ये 400 के करीब पहुंच चुका है। तो ग्रीन हाउस की जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो चुकी है। साथ के साथ दूसरा कारण ये बताया गया है यहाँ पर इंडिकेटर, दैट इज सी लेवल राइज। आप देख रहे हैं कि जो आर्टिक या अंटार्कटिक वाले पार्ट में आपकी आइस थी वो मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सी लेवल का राइज देखने को मिल रहा है। अब सी लेवल राइज होने की वजह से कई जो आपके स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, या आप ये कह सकते हैं कि लो लाइंग प्लेन्स जैसे इंडिया में या किसी भी कोस्टल एरिया में, वहां पर फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके अलावा ओशन की हीटिंग भी तीसरा इंडिकेटर है आपका, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। अब ओशन हीटिंग को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में बहुत से साइक्लोन फॉर्म हो रहे हैं जो आपके बे ऑफ बंगाल पार्ट में देखने को मिल रहे हैं, और कुछ मेजर साइक्लोन आपको अरेबियन सी में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये ओशन के टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट है ओशन एसिडिफिकेशन। अब आपको पता होगा जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो आपके वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जैसे ही वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा वहां पर वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और इसकी वजह से ओशंस के अंदर आपको एसिडिफिकेशन ज्यादा देखने को मिल रही है। और यही एक कारण है जो इंडिकेट करता है आपका क्लाइमेट चेंज को। नाउ इफ वी
टॉक अबाउट कि क्या ऑप्शंस है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वी हैव 4 ऑप्शंस। अब 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पहले आप इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्डेबल बनाइए। अब अफोर्डेबल बनाने से क्या बेनिफिट होगा? देखिए, अगर हम बात करें आप में और एक जो इंसान लाइक धूप में काम कर रहा है उसमें क्या फ़र्क है? आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में इतना पता नहीं लगेगा, बिकॉज आप घर में बैठे एसी के नीचे बैठे, हो सकता है कुछ लोग एसी में ना भी हों, बट स्टिल घर के अंदर जो गर्मी है वो इतनी महसूस नहीं होती जितनी धूप में होती है। तो ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है इस क्लाइमेट चेंज का? दैट इज जिन लोगों के पास घरों में पंखे नहीं हैं और वो लोग जो धूप में काम कर रहे हैं, जैसे किसान हो गए, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं लेबर, उनकी बात हो गई। तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल बनाएंगे तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इन लोगों को एक सहूलियत प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू ये अटेन कर सकते हैं एक कंफर्ट लेवल को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया आप कोल से ही इस एनर्जी को प्रोड्यूस करें, बिकॉज इंडिया में लार्जली जो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो डिपेंडेंट है कोल के ऊपर। बट यहां पर इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमें कोल के बियॉन्ड देखने की जरूरत है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। साथ के साथ यहां पर दूसरा कारण कहा गया है, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करना है, दैट इज वाटर स्टोरेज। अब आप अगर वाटर स्टोरेज को इंक्रीज करेंगे तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उस चीज को कनेक्ट भी कर पाएंगे। दिल्ली में वाटर टेबल आपका घट चुका है, साथ के साथ यमुना का स्तर भी नीचे है और इसकी वजह से दिल्ली में वाटर क्राइसिस चल रहे हैं। साथ के साथ आपने कई बार न्यूज आर्टिकल में सुना होगा चेन्नई में वाटर क्राइसिस चलते हैं, बेंगलुरु में चलते हैं। तो अगर आप वाटर स्टोरेज को इंक्रीज करेंगे तो आप ड्रिंकिंग वाटर को इंश्योर कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आप यहां पर कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में इरिगेशन की प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। अब वो कैसे? देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करेंगे एंड ऑल, बट मेजॉरिटी टाइम जो हम पानी यूज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में 90% वो पानी आता है आपका अंडरग्राउंड वाटर से। मतलब अगर हम बात करें अंडरग्राउंड वाटर के लेवल की डिप्लीशन की, तो आपको ये याद रखना है कि इसका मेजर कारण एग्रीकल्चर की रॉन्ग प्रैक्टिसेस है। जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जो हम राइस कल्टीवेशन करते हैं, बेसिकली ये इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन की टॉप नहीं है और यहाँ पर हम ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी यूटिलाइज होता है और यही एक कारण है कि इन एरिया में आने वाले समय में वाटर की स्कैर्सिटी हो सकती है। अब तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, प्लांट ट्री, बिकॉज वो आपको छाया प्रोवाइड करेंगे और साथ के साथ कहीं ना कहीं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, एयर को क्लीन करने में हेल्प करेंगे। तो ये भी एक आपका ऑप्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन जिसके बारे में बात की गई है, इंसुलेशन आप ठीक कीजिए घरों की। जैसे आप जो वॉल बना रहे हैं उन्हें इस तरह से बनाइए कि आपके घर के अंदर गर्मी जो है ज़्यादा एंटर ना करे, ना ज़्यादा ठंड। साथ के साथ आपको वेंटिलेशन की प्रॉपर जगह बनानी होगी। अब वेंटिलेशन का क्या फायदा? देखिए, आप पुराने घर या हवेली देखते हैं, वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगती थी बिकॉज वेंटिलेटेड होते थे वो घर। अब हम क्या देखते हैं कि जनरली जो घर बनते हैं उनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां तो बनाई जाती हैं, बट एक्चुअल में जो ऊपर के एरिया में आप देखते थे पहले वेंटिलेशन के लिए कुछ होल्स वगैरह या कुछ एरिया बनाया जाता था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन 2 चीज़ों के ऊपर हम वर्क करें तो हम थर्मल कंफर्ट को कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अच्छे से फाइट कर पाएंगे। बिकॉज इंडिया एक, मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पुअर है, बट इतनी ज़्यादा रिच कंट्री भी नहीं है जहाँ पर आप ये देखेंगे कि हर एक घर में एसी लगा हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको इस थर्मल कंफर्ट को इंश्योर करना है सो दैट एवरीवन कैन स्टे सेफ ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल आपका बात करता है हाउ वी कैन बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट। यू कैन रिलेट इट दिस विद दिस आर्टिकल ऑल्सो, बट ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। यहां पर कहा गया है कि आप फोकस कीजिए विलेज लेवल पे, बिकॉज आप देखते हैं कि अगर आप एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी होगी कि लोगों को आप विलेज लेवल पे ही जॉब प्रोवाइड कर सके ताकि अर्बन माइग्रेशन को हम रोक सकें। अगर अर्बन माइग्रेशन को रोक पाएंगे तो हम इनकी कहीं ना कहीं एनर्जी नीड को वहां पर ही कंप्लीटली फुलफिल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर एक और चीज कही गई है, आपको फ्यूल के तौर पे वुड को कहीं ना कहीं डिस्करेज करना है और इसके लिए आप फोकस कर सकते हैं जैसे बायोगैस और एनिमल पावर्स पे, ताकि आपकी फार्मिंग की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो। और इसे अगर आप ऊपर वाले पॉइंट से लिंक करके देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, एलपीजीज एंड ऑल को प्रमोट करना चाहते हैं, बट एलपीजी से पहले हम बायोफ्यूल को
प्रमोट करना चाहते हैं, बायोफ्यूल को क्यों? देखिए आप ये समझिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा आपको कैटल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, मवेशी बहुत ज्यादा है इंडिया में। अब क्योंकि मवेशी ज्यादा है तो उससे गोबरधन यानी गोबर को हम यूज कर सकते हैं गोबर गैस प्लांट में, और इसको बायोगैस को ही हम यूज कर सकेंगे किसके लिए? आगे चलकर इनकी एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए। अब अगर हम बायोगैस को प्रमोट करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा? आप रूरल एरिया में क्या कर सकते हैं? फ्यूल, वुड फ्यूल की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। साथ के साथ जो गवर्नमेंट फ्री चूल्हे वगैरह दे रही है तो उसके ऊपर भी हम कुछ बेनिफिट इंश्योर कर सकते हैं, जैसे एलपीजी कनेक्शंस की जगह आप बायोगैस प्लांट्स को डेवलप कीजिए इन एरिया में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमें फोकस करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी पे। अब रिन्यूएबल एनर्जी आपको क्या बेनिफिट देती है? देखिए इंडिया ट्रॉपिकल कंट्रीज में से एक है। ट्रॉपिकल कंट्री इन द सेंस आपको ये समझना होगा, ज्योग्राफी में एक पार्ट कहा जाता है जहां पे ये कहा जाता है कि सन मूव्स बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, यानी ये मान लीजिए आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इंडिया मतलब इंडिया इसी के बीच में यहां पर कहीं लोकेटेड है, इक्वेटर से ऊपर है। ऑल्दो यहाँ पर थोड़ा मैप थोड़ा मेरे से गलत हो गया। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि ट्रॉपिकल एरिया में होने के कारण इंडिया के ऊपर थ्रू आउट द ईयर आपको सनशाइन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो इससे हमारी एक तो डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर कम होगी, बिकॉज आप देखते हैं हम कोल को भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम को भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट बिल्स हमारे कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे कई एरियाज होते हैं जहाँ पर आप इतनी ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब उन एरिया में अगर रिन्यूएबल एनर्जी को आप प्रमोट कर देंगे, सोलर एनर्जी के थ्रू आप अगर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे आप इंश्योर कर पाएंगे कि इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी हो, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी हो। एक बीच में पॉइंट है, दैट इज वी हैव टू इंक्रीज आर कहीं ना कहीं फंडिंग टुवर्ड्स ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड रेयर अर्थ मेटल। अब वाई वी नीड टू मतलब एक्सप्लोर ऑयल मोर, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर ऑयल नीड। जितना हम ऑयल को कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई तेल की कीमतों को देखें तो इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत जल्दी आएगा। जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे आपके फ्यूल के प्राइसेस राइज हुए तभी तुरंत ही उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, हम क्यों फोकस करें रेयर अर्थ मेटल पे? देखिए हम बात कर रहे हैं ई व्हीकल्स की। ई व्हीकल्स में यूज होता है लिथियम आयन बैटरी। अब जो लिथियम आयन बैटरी है आपकी, उसके लिए चाहिए आपको लिथियम, और इसमें अगर आप देखें तो चाइना एक मेजर प्लेयर है जो लिथियम आयन बैटरी सप्लाई करता है। ऑल्दो रिसेंट टाइम में बहुत सी डेवलपमेंट की गई है, बट हमें फोकस करना चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर, ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स और लिथियम आयन बैटरी को हम और ज्यादा प्रमोट कर सकें। तो दिस इज इन दी गिवन इन द आर्टिकल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज फर्टाइल स्टबल। स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम आपको सभी को पता होगा। जैसे अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है तो अखबारों में न्यूज़ छपती है कि स्टबल बर्निंग के कारण दिल्ली के अंदर स्मोक देखने को मिला, दिल्ली की एयर क्वालिटी डिप्लीट हो रही है। तो ये आर्टिकल आपको फ्रीक्वेंटली हर साल देखने को मिलते हैं, बट इस आर्टिकल में एक सोल्यूशन बताया गया, एक स्टोरी बताई गई थी जिसका क्रक्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टबल के अंदर आपके बहुत से न्यूट्रिएंट है, जैसे नाइट्रोजन देखने को मिलता है। जनरली इंडिया की कोई भी सॉइल आपको नाइट्रोजन रिच नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, पोटेशियम देखने को मिलता है, सल्फर देखने को मिलता है, फास्फोरस देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा यूरिया का इंपोर्ट है वो डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम स्टबल को यूज कर सकें। बट कन्वेंशनल मेथड को हम अगर यूज करें तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इसे फील्ड में डीकंपोज करेंगे तो 6 से 8 महीने लगते हैं। तो इसके लिए एक प्राइवेट आपके ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट प्रवाह। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने घर के अंदर इस स्टबल को कहीं ना कहीं यूज करने की कोशिश की है। इन्होंने क्या किया है कि एक जैसे गमला होता है ना, गमला बनाया है, उसमें इन्होंने यूज़ किया है, जैसे क्ले को भी यूज़ किया, साथ के साथ स्टबल को यूज़ किया। अब इस पोट में क्योंकि आपका स्टबल है तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको सॉयल मैन्योर को यूज़ करते हुए आपकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, जैसे आप मान लीजिए घर के अंदर टमाटर उगाते हैं तो टमाटर की जो उस पेड़ की प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, बिकॉज इसमें कार्बन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है और फॉस्फेट मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। तो आपको प्रीलिम्स में ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि स्टबल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। पहली चीज, प्रोजेक्ट प्रवाह, आपको याद रखना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में वर्क कर रही है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
let us talk about one of the major article of this पूरी मैगजीन। अब इस मैगजीन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल था व्हाई ट्राइबल पॉपुलेशन डाई यंग। अब इसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, पहले इन फैक्ट्स के ऊपर नजर डालते हैं, बिकॉज सोसाइटी टॉपिक जो आपका जीएस पेपर 1 में है उसमें इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने ये कहा कि एक अपर कास्ट हिंदू के मुकाबले एक एसटी पॉपुलेशन का कोई पर्सन है वो 4 साल कम जीता है। तो इससे हमें ये तो पता लग गया कि आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है, क्योंकि वो पॉपुलेशन जल्दी मर रही है तो इस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है। तो हम उन रीजंस को भी खोजेंगे जिनकी वजह से ये हो रहा है। बट दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया था, दैट इज ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया। ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2018 में। देयर आर 3 बर्डन्स, ट्रिपल बर्डन जिसे कहते हैं। वन इज कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड मेंटल हेल्थ अलाइनमेंट। अब इन 3 कारणों की वजह से आप ये देखते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन यंग एज में मर रही है। अब रीजंस क्या है इसके पीछे? तो सबसे पहला रीजन है माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल गैप, इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ डाटा है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्टंटेड है आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन। खासकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंडर 5 चिल्ड्रंस की। उसके अलावा 17% आपके ऐसे हैं जो क्या है, वेस्टेड है, मतलब उनका वेट अकॉर्डिंगली नहीं है उनकी एज ग्रुप के साथ, हाइट के साथ के साथ यहाँ पर आपको अंडरवेट देखने को मिल रहे हैं लोग, और उनकी भी संख्या ज़्यादातर आप देखेंगे तो अराउंड 50% के आसपास है, 41.7 है। तो आपको सबसे पहला रीजन तो मिल गया बिकॉज उनके खान पीन में कुछ कमी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू यहाँ पर कम हो गई है। बट ये कमी देखने को मिल क्यों रही है? देखिए, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है, हम देख रहे हैं हर जगह पे गेहूं और राइस की बात होती है। हम जो स्कीम्स देखते हैं गवर्नमेंट की, वो भी पीडीएस स्कीम में आपको वीट, राइस और पल्सेस देखने को मिलती है। बट ये ट्राइबल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स पहले कुछ और खाया करती थी, बिकॉज उस टाइम ये फॉरेस्ट को एक्सेस कर पाते थे तो वहाँ से रॉ रिसोर्सेज खाते थे। अब इसकी वजह से इनका न्यूट्रिशनल गैप उस समय ज़्यादा नहीं होता था, जिसकी वजह से स्वस्थ रहते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने बहुत से नेशनल पार्क बना दिए, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए, तो इनके फॉरेस्ट राइट कहीं ना कहीं जेप्रोडाइज हो गए। कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनकी वजह से भी इनको माइग्रेट करना पड़ा। तो ये मेजर कारण है जिनकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है न्यूट्रिशनल गैप यहाँ पे। अब न्यूट्रिशनल गैप को अगर आपको फुलफिल करना है तो आपको कहीं ना कहीं कोर्सर ग्रेन्स, जो आपके होलिस्टिक ग्रेन्स होते हैं, कोर्सर ग्रेन्स, उनको प्रमोट करने की जरूरत है। जैसे जो ये क्रॉप्स वगैरह खाया करते थे उनको आप प्रमोट कीजिए, पीडीएस में उनको भी इंक्लूड कीजिए। साथ के साथ दूसरा चीज़ है एजुकेशनल लेवल। अब देखिए, एजुकेशनल लेवल से क्या इंपैक्ट पड़ता है? आप रोटी खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, बट यहाँ पर एजुकेशन का क्या फ़र्क पड़ता है? आपको ये नहीं पता लग पाता कि क्या चीज़ खाने का क्या बेनिफिट है। साथ के साथ आप जो खाना खा रहे हैं उसकी एजुकेशनल वैल्यू ना होना भी एक प्रॉब्लम रहता है, और आप अपनी हेल्थ के ऊपर ढंग से ध्यान भी नहीं दे पाते। अब इस पॉइंट को आप एजुकेशनल लेवल को रिलेट कीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। अब ओवर रिलायंस आपको देखने को मिलता है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के ऊपर, जिसकी वजह से कई बार ये बीमारी को आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाते नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और जिसकी वजह से एंड रिजल्ट में इनको बड़ी बीमारी हो जाती है और इसकी वजह से भी इनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर एजुकेशन लेवल की कमी होने के कारण आप देखते हैं ओवर डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, और जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है इनको। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिशनल मेडिसिन आपकी काम नहीं करती हैं, बट इनका जो वर्किंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। बट अभी के खान पीन को देखें तो कहीं ना कहीं एलोपैथी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, बिकॉज एयर में पोल्यूशन है। जैसे इस आर्टिकल में एक पर्सन के बारे में बताया गया था, इस सेट कि आज से 30 साल पहले जो सब्जी का स्वाद हुआ करता था वो आज की डेट में नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम जो सब्जी वगैरह खा रहे हैं वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और इन चीज़ों से बनी हुई है, यूरिया वगैरह से बनी हुई है, तो वो स्वाद नहीं है, तो उसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं है। अब उस समय की जो ट्रेडिशनल, आप ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स थी, जो मेडिसिन थी, वो उस समय की प्रॉब्लम को एड्रेस करती थी। बट अभी हाल फिलहाल में जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कैंसर जैसी बीमारी अगर आपसे पूछा जाए तो आज से 40-50 साल पहले के लोगों को शायद पता भी ना हो, बट आज की डेट में काफ़ी कॉमन है, बिकॉज लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत है कि शिफ्ट करें
जो हेल्थ केयर सिस्टम है रिसेंट टाइम का उसके ऊपर। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, बहुत अलग अलग एरिया में रहती हैं, और साथ के साथ इनके रिमोटनेस होने के कारण, मतलब हैबिटेट्स, देखिए एक तो सोसाइटी से थोड़े अलग होकर रहते हैं, उसके अलावा भी इनके खुद के घर एक दूसरे के घर से काफ़ी दूरी पे हैं। तो जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि भैया यहाँ पर हेल्थ केयर का एक्सेस इतना देखने को नहीं मिलता है। नाउ अगेन, अभी जैसे मैंने आपको बताया फूड की इंटेक की हैबिट चेंज हो चुकी है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और एक मेजर रीजन है, देखिए सभी का मन करता होगा पनीर खाने का, सभी का मन करता होगा अच्छा खाना खाने का, बट प्रॉब्लम इंडिया में क्या है? पावर्टी। ऑलमोस्ट 1/5 या आप कह सकते हैं 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन पावर्टी से ग्रसित है। जैसे यहीं पर ही एक आर्टिकल में मैं आपसे बात करूंगा, जैसे जिसमें यह कहा गया कि 25,000 रुपए अगर एक महीने का कोई इंसान कमा रहा है तो वो टॉप 10% पॉपुलेशन में आ जाता है, इंडिया की जो रिचेस्ट पॉपुलेशन है। मतलब अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो आप इंडिया की टॉप 10 पॉपुलेशन में से एक है, मतलब जिनके पास पैसा अच्छा खासा है। अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के पास पैसा है कितना। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये पावर्टी के कारण क्या होता है कि जो मील है उसमें आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से आप यहां पर देख सकते हैं कि इनके जो हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब इसी की वजह से एक प्रॉब्लम और आती है, हेल्थ केयर सिस्टम तो आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत ग्राउंड लेवल पे होगा अभी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड ऑल, बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि भैया ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, ये हर बीमारी के लिए नहीं है। अब जो अगर कोई मेजर बीमारी होगी उसके लिए आपको जाना पड़ेगा शहरों में, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें लोन वगैरह लेना पड़ेगा, और इसकी वजह से ये पावर्टी के विशिष्ट साइकिल में फंस जाएंगे। साथ के साथ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल होने की वजह से, क्योंकि अब ऐसा है कि कई चीज़ों की मेडिसिन आ चुकी हैं, बट लोगों में अफवाहें फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ये इंजेक्शंस वगैरह नहीं ले पाते हैं, वो जो वैक्सीनेशंस हैं उनको नहीं ले पाते हैं, और इसकी वजह से भी इनके ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि कुछ लगभग लास्ट कुछ सालों में 2014 से लेकर अब तक कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली। जैसे अगर हम बात करें मोर्टेलिटी रेट की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो यहाँ पर आपको याद रख रहे हैं कि 2014 के मुकाबले अभी हाल फिलहाल में ये काफ़ी इंप्रूव हुआ है, 1988 के मुकाबले 2014 तक ये काफ़ी इंप्रूव हुआ है। पहले 90.5% पर 1000 डाई करते थे, मर जाते थे, बट अभी ये घटकर हाफ हो चुका है। उसके अलावा स्टंटिंग आपकी रिड्यूस हो चुकी है, पहले 58% देखने को मिलती थी पॉपुलेशन में, अब 56% पॉपुलेशन में देखने को मिल रही है। वेस्टिंग आपकी 23% पॉपुलेशन में देखने को मिलती थी, अब 22% पॉपुलेशन में ही देखने को मिल रही है। साथ के साथ अंडरवेट 57% पॉपुलेशन में देखने को मिलता था, अब 52% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। बट स्टिल क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट मशीनरी को के प्रति एक्सेस नहीं है, मतलब ये उतनी फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी ये रेट इनमें स्लो है, और जिसकी वजह से जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उनके मुकाबले इनमें अभी भी ये जो आपके डाटा है, जो स्टैटिक्स है, वो ज़्यादा खराब है, ज़्यादा स्क्रूड है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डबल स्पीक। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में बात की गई, धनबाद वाला एरिया। जिन्होंने भी गैंग ऑफ वसेपुर देखा होगा तो उन्हें तो पता ही होगा कि धनबाद वाला एरिया कहाँ पर लोकेटेड है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं धनबाद कहाँ पर लोकेटेड है। अब यहाँ पर एक एरिया है गोपीनाथपुर पहाड़ी बस्ती। अब ये जो एरिया है ना, ये बसाया गया एक कोल फील्ड के ऊपर। अब इस एरिया में प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोल फील्ड के ऊपर जो कंपनी थी ईस्ट कोल माइन, इन्होंने उस एरिया को भर तो दिया, माइनिंग एरिया को, ओपन कास्ट माइनिंग थी उसको भर दिया, फिल कर दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने पूरे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से इस एरिया के जैसे जब भी बारिश होती है तो ज़मीन में से भाप निकलती है। अब उस भाप के साथ कई केमिकल्स निकलते हैं, और उन केमिकल्स की वजह से यहाँ पर लोगों को हर समय काफ़ी डर लगा रहता है, और इन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि इस एरिया में कितना आग है, इस धरती के अंदर कितनी तपिश है।
तो जिसकी वजह से इस एरिया के लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आसपास पाइप ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो लोगों को पीने के पानी के लिए काफ़ी दूर एरिया में जाना पड़ता है। साथ के साथ यहाँ के ग्राउंड वाटर को आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज किस तरह के आपको केमिकल्स उसमें मिलेंगे आपको पता ही नहीं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बात की गई थी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है, यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया में कोल माइन को क्लोज करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। 2009 में पहली बार कोल मिनिस्ट्री ने इसके बारे में संज्ञान लिया और जहां पर इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि सभी कोल माइन जो कंपनीज जो हैं उनको एक प्लान प्रिपेयर करना होगा कि कैसे जब उनकी माइनिंग उस एरिया में खत्म हो उस एरिया को वो क्लोज करेंगे, और इसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा आपको स्टैंडिंग कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है। फिर इसे रिवाइज किया गया 2013 में, और इस बार इनका फोकस था कि हम टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं वर्क करेंगे। साथ के साथ यहाँ पर इसी के एक सेक्शन है 3.10, इसमें इस गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि भैया हम इकोनॉमिक एंगल को भी कवर करेंगे, क्योंकि जब एक कोल माइन बंद होती है तो उसके टेक्निकल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट नहीं है, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। जो लोग उस एरिया में काम करते थे उनके पास अब रोजगार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी इस कोल वाले एरिया में ही बिता दी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ करने की जरूरत थी। तो कंपनसेशन वगैरह के बारे में इस पार्ट में बात की गई है, ऑल्दो खुल के कुछ नहीं कहा गया। फिर उसके बाद अब 2021 में नवंबर मंथ के आसपास आप देखते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहते हैं कि भैया हमें 8 साल का थोड़ा टाइम दीजिए, मतलब 8 साल का हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसमें हमारी मदद कर रहा है वर्ल्ड बैंक, और इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भैया कैसे हम प्रॉपरली एक माइन को क्लोज कर सकें, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। अब यहाँ पर इसका एम ये है कि हम ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड को भी प्रमोट कर सके इस एरिया के लोगों में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात इस आर्टिकल में ये कही गई है कि जब हम बात करते हैं इंडिया में क्लोजिंग ऑफ माइन की, तो जो कंपनीज हैं बहुत स्मार्ट हैं, वो क्या करती हैं, एक लूप होल का फायदा उठाती है। वो ये कह देते हैं कि भैया हम इस एरिया में माइनिंग अभी करेंगे, अभी ये क्लोज नहीं है माइन, तो वो उसे खुला छोड़ देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे करते हैं। दरअसल ये कंपनी कहते हैं कि अभी हमारे पास उतनी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, कोल इसमें और भी है, हम उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट रिक्वायर्ड सेट ऑफ टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इंपोर्ट करने में टाइम लगेगा। फॉर द टाइम बिंग आप हमें कंसेशन दे दीजिए, हम अभी इसको क्लोज नहीं कर रहे। तो इस वजह से ये माइनिंग एरिया आपको खुला रह जाता है। तो कहीं ना कहीं इन लूप होल को कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम इन गाइडलाइंस के थ्रू भी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वॉर्स अदर कोलैटरल। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि जो आपका स्टीपी वाला एरिया है जो आपको देखने को मिलता है इस वाले पार्ट में वर्ल्ड के, यहाँ पर इस एरिया में, अब ये एक फूड बास्केट है। यहाँ पर आपको बहुत सी क्रॉप्स देखने को मिलती है, जैसे राइस, कॉर्न, वीट, आपका सोया, ये 4 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिसके ऊपर वर्ल्ड डिपेंड करता है। तो इसमें से जो आपकी राइस है, वीट है और कॉर्न है, इस एरिया में आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम आई है कि रशिया और इसके यूक्रेन के वॉर के कारण ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज जो वर्ल्ड में यूक्रेन और रशिया के ऊपर अपनी फूड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन कंट्रीज में फूड और एनर्जी की शॉर्टेज होगी। अब फूड और एनर्जी की शॉर्टेज क्यों? क्योंकि देखिए रशिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका ऑयल का। अब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगता है तो इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पे आप देखते हैं कि ऑयल की कमी हो गई है, और इस ऑयल की कमी की वजह से आप ये देख पा रहे हैं कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फ्यूल के प्राइसेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। साथ के साथ फ्यूल के प्राइसेस के साथ फूड के प्राइसेस में भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री ने भी वीट कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो फूड सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं जेप्रोडाइज हो चुकी है। तो यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया गया इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में ऑथर का कहना था कि कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए, जो ग्लोबलाइजेशन है जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि लोगों ने जिस चीज़ में वो परफेक्ट है उस चीज़ को ही प्रोड्यूस करते हैं अपने एरिया में। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, कुछ कंट्रीज़ ने ज़्यादा डिपेंडेंसी कर दी है फूड क्रॉप्स के लिए बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बिकॉज अब जैसे मान लीजिए इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली वीट ज़्यादा अच्छा ग्रो हो सकता है, तो उन कंट्रीज़ ने अपने एरिया में उस चीज़ के लिए फोकस ही नहीं किया। उन एरिया में जो चीज़ अच्छी बेटर प्रोड्यूस हो सकती थी तो उसे उगाने की कोशिश की। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि पूरी वर्ल्ड मार्केट आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब यहाँ पर इस वॉर से हमें ये क्लियर हो गया कि भैया ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं एक खोखला कॉन्सेप्ट है।
बिकॉज एक कंट्री की वॉर की वजह से पूरा आपका वर्ल्ड लेवल कहीं ना कहीं डिस्टेबल हो चुका है, क्योंकि यहां पर सभी इकोनॉमी आपस में इंटरलिंक्ड है। अब मान लीजिए एक एरिया है ए, इस एरिया में कुछ अलग क्रॉप्स उगती थी, मान लीजिए आपकी ग्रेप्स उगते थे, मान लीजिए ग्रेप्स उगते थे। और दूसरा एरिया है बी या यूक्रेन, मान लीजिए इसे, यूक्रेन में आपकी वीट उगती थी। अब इन्होंने सोचा कि भैया हमारे यहाँ पर ग्रेप्स के लिए अच्छी कल्टीवेशन हो सकती है, हम वीट क्यों उगाएं, हम वीट यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। बट एक्चुअल में अब हुआ क्या है कि भैया इस कंट्री को ब्लॉकेज का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रशिया ने अपने वॉरशिप खड़ा रखे हैं। अब इसकी वजह से ये यहाँ पर वैसे तो ऑलमोस्ट आपकी बहुत बड़ी, मतलब 6th लार्जेस्ट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर थे, और दुनिया में हर जगह इनका ये वीट जाता था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि रशिया ने यहाँ पर ब्लॉकेज लगा दिया। अब इस ए कंट्री के पास आपका टाइम पे खाना नहीं पहुंच पा रहा है, वीट नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस कंट्री में आप देखेंगे फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन काफी इंक्रीज हो चुकी है। बिकॉज वैसे भी ग्लोबलाइजेशन के कारण आप देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे सेम टाइप ऑफ क्रॉप का पैटर्न आ चुका है। लाइक हर एरिया में पहले लोकल क्रॉप्स होती थी, बट अब उन लोकल क्रॉप्स को दरकिनार करते हुए वीट को प्रमोट किया गया, राइस को प्रमोट किया गया। अब इस वीट की शॉर्टेज की वजह से इस लगभग 50 कंट्रीज में, मैं 50 की भी 70-75 कहूँगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थी, उन कंट्रीज में कहीं ना कहीं इकोनॉमी जेपरडाइज हो चुकी है, कहीं ना कहीं फेल होने के कगार पे, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है। अब दूसरा रीज़न है एनर्जी। देखिए हमेशा एक बात कही जाती है कि अगर किसी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है। दुनिया के काफ़ी देशों में पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और यहाँ पर इस प्राइस का इंक्रीज होने का मतलब ये है कि सभी ओवरऑल इकोनॉमी में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अब इसी से रिलेटेड इंडियन कंटेक्स्ट में बात की गई है, यूक्रेन वॉर के बारे में बात की गई है कि फ्यूल प्राइस आपका इंक्रीज हो चुका है। अब जरूरत है लोगों को कि वो फोकस करें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी अगर आप अपने एरिया में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो आप ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी और कंट्री के ऊपर फ्यूल के लिए। और बहुत सी कंट्रीज ने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने कहीं ना कहीं कमिट किया था, उसके अंडर ये कहा है कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करेंगे। तो यहां पर अब इन्हें फोकस करना चाहिए इस चीज के ऊपर, बिकॉज अभी हाल के दिनों में आप 3 डायमेंशनल क्राइसिस देख रहे हैं, और इस क्राइसिस से फाइट करने के लिए आपको फोकस करना होगा सेल्फ रिलायंस पे। और सेल्फ रिलायंस आप तभी अटेन कर सकते हैं जब आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। अब यहां पर इन्होंने इसे लिंक कर दिया पेरिस एग्रीमेंट से, बिकॉज आपके एनडीसीज के बारे में बात की जाए, और पेरिस एग्रीमेंट की जो हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि ग्लोबल क्लाइमेट को, टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने नहीं देंगे, मतलब उससे ज़्यादा इंक्रीज होने नहीं देंगे। तो उन सभी में मदद करेगा। साथ के साथ आपके जो प्रॉब्लम है, जैसे राइजिंग एनर्जी प्राइसेस के जो प्रॉब्लम है, उसको आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकेंगे। अब एनर्जी लेवल के प्राइसेस को आपने कंट्रोल कर लिया तो साथ के साथ आप फूड प्राइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादातर आपके जो कमोडिटीज़ हैं उन्हें मूव कराने के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं, और जिसकी अगर कीमत बढ़ी हुई है पेट्रोल एंड ऑल की, तो इसकी वजह से आप देखेंगे फूड प्राइसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब क्योंकि आपके 2 सेक्टर्स इन्फ्लेशन वगैरह देख रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, तो इसकी वजह से फाइनेंसिंग में भी थोड़ी टाइटनेस देखने को मिलती है, बिकॉज जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है आप देखते हैं लोन जो आपके सेंट्रल बैंक है वो महंगे दरों पे देने लगता है। अब क्योंकि लोन आपका महंगे दरों पे मिल रहा है, तो इसकी वजह से मैं आपको ये कहूँगा कि इकोनॉमी में जो इन्फ्यूजन है कैपिटल का, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगी, और इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी क्लैप्स करने लगती है। बट जहाँ पर आप फोकस करने लगेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो आप देखेंगे कि इन जनरल इन टोटल आप पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करवा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, जहाँ पर आप वॉर अदर कोलैटरल के बारे में बात करते हैं। इसका सोल्यूशन है ये। अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक दैट इज अबाउट इनइक्वालिटी। अब यहां पर रिसेंटली आपके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब इसके तहत इंडिया में अगर आप 25,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं तो आप टॉप 10% अर्नर्स में आते हैं। मतलब आप ये देखिए कि इंडिया में एक
टॉप 10% में जो इंसान आ रहा है उसकी मंथली इनकम कितनी है? 25,000, और इतने में घर नहीं चलता है ढंग से। तो जो बॉटम वाली पॉपुलेशन है उनकी तो हालत ही सोच के देखिए आप कि 90% लोग 25,000 रुपए से कम कमा रहे हैं इंडिया में। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक डिवाइड है इंडिया में वो बढ़ चुका है। और इसमें एक और चीज कही गई है कि टॉप 1% जो आपकी पॉपुलेशन है, जो लाइक आपके 1% जो हैं अर्नर्स, उनकी जो इनकम है लास्ट 15 सालों में इंक्रीज हुई है, वेयर एज जो 10% जो बॉटम 10% है उनकी जो परसेंटेज है इनकम की परसेंटेज वो 1% से कम हुई है। और यहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि इंडिया में जो हम ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात करते हैं वो टोटली फेल हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है सोसाइटी में। अब ऐसा क्यों है कि जो टॉप ऊपर जो पर्सन्स हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं? देखिए आप एक चीज़ समझिए, जो रिच पर्सन्स हैं ना, जैसे अंबानी, अडानी एंड ऑल, इनके पास बहुत सी प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, और ये एसेट्स इनकी आगे फ्यूचर जनरेशन इनहेरिट करती है। बट जो लोअर क्लास है, आप ये कह लीजिए वर्किंग क्लास, उनके पास इतने फिजिकल एसेट्स हैं ही नहीं। मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50% आपकी इंडियन पॉपुलेशन के पास तो ज़्यादा एसेट्स है ही नहीं, और उनके बच्चे वो इनहेरिट करेंगे क्या, क्योंकि एसेट्स ही इतने ज़्यादा नहीं है। अब इसकी वजह से आप ये देखते हैं कि ऊपर वाली पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है मनी इंक्रीज का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉटम वाली पॉपुलेशन में। अब इस आर्टिकल में हम थोड़ा बियॉन्ड इस आर्टिकल के जाएंगे। देखिए आप देखें इंडिया में इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो कितनी ब्रॉड कैटेगरीज में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वुमेन्स को बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब ये मैं और आप नहीं समझ सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जो लड़कियां हैं वो बताएंगी कि उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है आज की डेट में भी सोसाइटी में। हम ऑल्दो कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, बट स्टिल आप देखते हैं कि हर जगह लड़कियों को बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पर एथनिसिटी। अब जो लोग ट्राइबल पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं उनके पहनावे को देख के जो उन्होंने कपड़े पहने लोग उनको लाइक स्टीरियोटाइप कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो सोच लेते हैं कि यार ये बंदा कुछ खास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी की तो बात है। दूसरी चीज यहाँ पर रिलीजन के बेस में भी भेदभाव देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर आपके रिलीजन से कोई बिलोंग करता है उसकी लिंचिंग हो जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना। ऑल्दो सोसाइटी को 70 साल हो चुके हैं एक साथ जुड़े, 70 से ज़्यादा, बट स्टिल ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। आप में से बहुतों ने एक मूवी देखी होगी आर्टिकल 15, मात्र कुछ रुपए के पीछे एक दलित लड़की को उस मूवी में मार दिया जाता है। तो वो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को तो शो कर रहा है इंडिया की। साथ के साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जिसके बारे में ये आर्टिकल था, ऑल्दो आर्टिकल में बहुत कम ही चीज़ों के बारे में बात की गई थी, बट स्टिल यहाँ पर आप ये समझिए कि इंडिया में जो हम बात कर रहे हैं कि रिच और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, तो ये बात सच है। इस आर्टिकल में ये बात कही भी गई है। तो आपको इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ लाइक इकोनॉमी एस्पेक्ट भी देखने को मिलती है और सोशल इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। तो अब अगर हम बात करें इन सभी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी की, इसमें मेजर क्या कारण है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बिकॉज आप देखते हैं कि हिस्टोरिकली जो जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने अलग कल्चर के लिए पहचानी जाती थी, बट अब आज की डेट में मेन स्ट्रीम से ना जुड़े होने के कारण इनको कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। हिस्टोरिकल एंगल लड़कियों के लिए, देखिए वैदिक एज से पहले लड़कियां और लड़के एक बराबर थे। लेटर वैदिक एज के बाद आप देखते हैं कि स्त्रियों की जो लाइक जो हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट थी, या आप ये कह सकते हैं कि जो लेवल था इंडियन सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगा। तो कहीं ना कहीं वो जेंडर इनइक्वालिटी आप लेटर वैदिक एज के बाद देखते हैं, और उसके बाद इनकी जो पोजीशन है वो सोसाइटी में डिक्लाइन ही करते रहे। साथ के साथ अगर रिलीजन के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकल एंगल आप ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पॉलिसी से इसे रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज उससे पहले इंडिया में इतना ज़्यादा लाइक कम्युनल क्लैश वगैरह नहीं देखने को मिलता था, बट उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सेम लेटर वैदिक एज में आपका कास्ट सिस्टम आता है, और जिसके बाद आप ये देखते हैं कि एक रिजिड फॉर्म ले लेता है ये, और इसके बेसिस पे कई लोगों का शोषण किया जाता है।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक में भी आप देखेंगे हिस्ट्री का बहुत मेजर रोल रहा है। आप जमींदार की बात करें, राजा रजवाड़ों की बात करें, उनकी एक अलग लीग रहती है, वो अपने लाइक रिसोर्सेज जो हैं या कैपिटल जनरेशन के ऊपर फोकस करते हैं, बट इनको डे टू डे नीड को मीट करना होता है। जो लोअर सेक्शन है, इनको विशेष साइकिल में फंसाया जाता है आपके लोन्स के, डेट के, और जिसकी वजह से इनका बहुत सा शोषण किया जाता है। और यहाँ पर आप देखते हैं बेगर सिस्टम, जहाँ पर आपसे बेगारी करवाई जाती है। तो ये चीजें आप देखते हैं हिस्टोरिकल एंगल से, तो कहीं ना कहीं आप इन सभी पॉइंट्स को हिस्टोरिकली भी लिंक कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि इसकी वजह से इंडियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, देखिए आपको एथनिक क्लैशेस देखने को मिलते हैं वेरियस ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच में, खासकर अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। साथ के साथ यहाँ पर आपको सोशल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जैसे कास्ट के बेसिस पे भी आपको सोसाइटी में डिवाइड देखने को मिलता है, रिलीजन के बेसिस पे भी डिवाइड देखने को मिलता है, और जेंडर के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी तो डेवलपमेंट आपका इतना होलिस्टिक मैनर में नहीं होगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे सोसाइटी में कुछ एक पार्ट या कुछ एक लाइक रीजन ऐसे होंगे जो अच्छे डेवलप कर जाएंगे। अगर हम रीजन वाइज बात करें, जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे डेवलपमेंट थोड़ा ठीक है, गुजरात में ठीक है, दिल्ली में ठीक है, बट वेरएज अगर हम बात करें यूपी की, बिहार की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, वेस्ट बंगाल की, ये कहीं ना कहीं एरिया पिछड़ गया है। बिकॉज यहाँ पर आप देखते हैं कि रीजनल बेसिस पे भी इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भैया ये नॉर्थ से, ये साउथ से, ये ईस्ट से, वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से, तो वो रीजनल आपको वो चीज़ें भी देखते हैं। तो आप रीजन के बेस पे भी, मतलब रीजनल एरिया के बेसिस पे भी पुअर डेवलपमेंट देखते हैं। और अगर हम बात करें जैसे वुमेन्स के पास इतने कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल नहीं होती, या आप ये कह सकते हैं एसेट नहीं होते, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि जेंडर बेस्ड आपको पुअर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। रिलीजन बेस्ड आप ये देखते हैं कि जैसे मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स में एजुकेशन, हायर एजुकेशन बहुत कम लोग परस्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट लेवल हर एक कास्ट का, आप ये कह सकते हैं हर एक रिलीजन के बेसिस पे, हर एक एंगल पे डेवलपमेंट बहुत अलग अलग है इंडियन सोसाइटी में। और यही आगे चलकर इंडिया की जो डेवलपमेंट स्टोरी है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिकॉज इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी जिस सोसाइटी में, उसमें बढ़ेगा सोशल टेंशन और लोगों में फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन आएगा, और इसकी वजह से सोसाइटी रहेगी अनस्टेबल। अगर कोई सोसाइटी अनस्टेबल है तो वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज उस कंट्री में कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ना ही वहां पर कोई कंपनी आके अपनी ब्रांचेस वगैरह खोलेगी। अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एप्पल का एक प्लांट लगा था इंडिया में, और उस प्लांट के आसपास आपको कुछ क्लैशेस वगैरह देखने को मिले। अब इसकी वजह से, अब मेरे को एक बात बताइए, ग्लोबल लेवल पे हमारी छवि खराब हुई। अब सेम चीज देखिए, जैसे कुछ आंदोलन के टाइम पे पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्न कर दिया जाता है। अब ऐसे एरिया में, जैसे आपको एग्जांपल दूंगा पाकिस्तान का, एक फेल्ड इकोनॉमी है ऑल्दो। देखिए पाकिस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी टर्म पूरी नहीं की। अब क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ना सोशल स्टेबिलिटी है, क्योंकि वहां पर यही नहीं पता कि जो एक्चुअल पावर है किसके पास है, पॉलिटिकल हेड के पास है, मिलिट्री वालों के पास है, या ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स है उनके पास है, या ऐसे ISI है उसके पास है। तो वो ना पता होने की वजह से वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो अगर ऐसे ही इंडिया में इनइक्वालिटी प्रमोट होती रही तो सोशल टेंशन इंक्रीज होगी, और जिसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। नाउ व्हाट आर द प्रोविजन गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस other things which we can do to promote inclusion in India। देखिए गवर्नमेंट हमेशा बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बट एक्चुअल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल है, जैसे 14, 15 एंड 16, दे डायरेक्टली डील्स विद द इक्वालिटी। कहीं ना कहीं इंडिया में इक्वालिटी प्रमोट करने की बात करते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 17 भी इसमें इंक्लूड कर लो, वो कास्ट बेस या आपका किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी को जो प्रमोट करते हैं उस चीज़ के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को लेकर प्रोविजन है, आप उन सभी को मेंशन कर सकते हैं। साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखना, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है, जिसमें हम फोकस कर सकते हैं वुमेन्स की एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके न्यूट्रिशन के ऊपर, और साथ के साथ कहीं ना कहीं उनके अंदर जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो उसके लिए एक काम आपको और करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट जॉब, और इसके लिए रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको पॉलिटिकल एंगल में भी कुछ करना पड़ेगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिटिकल एंगल में आप लोकसभा में इन्हें कहीं ना कहीं
रिजर्वेशन दे दीजिए, बिकॉज आपने लोकल लेवल पे तो दे दिया है, बट अभी ज़रूरत है एक्चुअल में लोकसभा और राज्यसभा में भी इनको रिजर्वेशन देने की। ऑल्दो मेरे को ऐसा लगता नहीं है इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, एक्चुअल कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। बिकॉज हम ये देखते हैं, आपने एक नया सीरियल आया था अभी रिसेंट टाइम में, पंचायत, शायद आपने देखा हो। पंचायत में क्या होता है, सरपंच पति वो अपनी वाइफ को कभी भी पंचायत के मैटर में इंटरफेयर करने नहीं देता। तो वो एक्चुअल है कारण कि इंडियन सोसाइटी में अभी भी पॉलिटिकल लीडर वुमेन्स इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, बिकॉज उन्हें या तो उनके ब्रदर मॉनिटर कर रहे होते हैं, या हस्बैंड कर रहे होते हैं, या फादर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है एज अ पॉलिटिकल लीडर। तो हमें ज़रूरत है एक्चुअल में इंडिया में वुमेन लीडर्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की। उसके अलावा वल्नरेबल सेक्शन को आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अब ये इंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, सोशल इंक्लूजन भी है, आपका पॉलिटिकल इंक्लूजन भी है। तो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर आपको वर्क करना होगा। इकोनॉमिक इंक्लूजन का मतलब है इन्हें बैंकिंग सेक्टर के अंदर लाओ, साथ के साथ इन्हें एजुकेशन प्रमोट करो। सोशल इंक्लूजन में एजुकेशन कैसे आएगा आप सोच रहे होंगे, एजुकेशन आएगा तो जॉब आएगी, जॉब आएगी तो इकोनॉमिक इंक्लूजन कहीं ना कहीं प्रमोट होगी। उसके अलावा सोशल इंक्लूजन का मतलब ये है कि आपको सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना है। और उसके अलावा पॉलिटिकल इंक्लूजन का मतलब है, अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं ना कि 10 ऐसे लीडर्स का मेरे को नाम बता दीजिए जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, शायद महज 4 या 5 लीडर्स का आप इंडियन लेवल पे यानी नेशनल लेवल पे आप नाम ले पाए। 1-2 लीडर का ही ले पाएंगे मोस्टली, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो 5-6 का बता दे, बट स्टिल कोई भी पॉलिटिकल लीडर इतना स्ट्रांग नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से जो इनकी डिमांड्स है कई बार वो अनसुनी हो जाती है। हम कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हमें इंक्लूड करना चाहिए इन्हें, बट इंक्लूजन में अगर हम देखें रिजर्वेशन मिली है, बट स्टिल अभी भी कोई ऐसा स्ट्रांग कास्ट लीडर या आप ये कह सकते हैं ऐसा लीडर नहीं है जो इनकी बातों को नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर सके। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेस को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए, इससे फाइनेंशियल जो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देख रहे हैं वो डिक्रीज होगी। बिकॉज जब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की तो इसका मतलब ये है जिसकी इनकम ज़्यादा वो ज़्यादा टैक्स देगा, बट रेट ऑफ टैक्स इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि लोग टैक्स इन्वेजन करने लग जाएं, कहीं ना कहीं टैक्स अवॉइडेंस करने लग जाएं। आपको कोशिश ये करनी है कि लोगों में टैक्स को लेके जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है, ताकि भविष्य में जब ये टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगा उससे आप इन सभी सेगमेंट के ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों की। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मैगजीन। ये फोर्टनाइट मैगजीन है, तो अभी से कुछ दिनों बाद फिर से एक और मैगजीन पब्लिश होगी 16 तारीख के आसपास, और बहुत जल्दी उसकी भी समरी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।